ठीक है, अपनी डिस्कशन को चालू करते हैं इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे देखो, पहले देख लेते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीख जाएंगे आज। तो वैसा तो दिख ही रहा है। अब देखो हम लोग कहाँ पे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ रहे हैं, यानी कि नागरिकता वाला टॉपिक जो है, नागरिकता वाला जो हमें चैप्टर है वो हम लोग को पढ़ना है और वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और सिटीजनशिप में हमने आज हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, तो हम अपना पार्ट 2 में ही हम लोग चले जाएंगे, है ना। पार्ट 2 जिसमें कई आर्टिकल हैं, यानी कि 5 से लेकर हमें पता है 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल्स हैं, है ना, वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। और इसमें हम लोग आज जो है आर्टिकल 7 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और लास्टली 11 तक आर्टिकल्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, 8, 9, 10 और 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुच्छेद 11, 10, 9, 8, इनको हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। तो सबसे पहले, हाँ दिख रहा है, ओके। तो देखो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 8 को, अब आर्टिकल 8 को समझ लेते हैं। अनुच्छेद, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अनुच्छेद 8। अब देखो, अब आर्टिकल 8 क्या बोलता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, यानी कि कोई इंडियन है, ये इंडियंस है ना, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, यानी कि फ्रीडम, जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, या जब हमें आज़ादी मिली थी, कब मिली थी, 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, है ना। और जब अब इस दौरान देखो पार्टीशन वगैरह भी हुआ, है ना। भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हमें देखने को मिलता है इस दौरान में, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हम लोग ने जो छठा आर्टिकल था और 7वां आर्टिकल था वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, है ना। अब जब फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली, तो मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, तो ये इंडिया का है, भारतीय व्यक्ति है। ये उस समय, यानी कि आप मान करके चलो 26 जनवरी, कहना चाह रहा हूँ मैं, 26 जनवरी 1950 जब हमारा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान लागू हुआ था, है ना। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट का मतलब मैंने बताया था लागू किया जाना, है ना। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, इससे पहले की ये सारी हम लोग बातें कर रहे हैं। और हमने ये बताया था कि इससे पहले के जितने भी सिटीजनशिप से संबंधित मुद्दे होंगे, इशू होंगे, वो सब हमारे आर्टिकल 5 से ले करके आर्टिकल 11 तक कवर किए जाएंगे, है ना। जिसमें हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल रहेगा, संविधान का रोल रहेगा। ठीक है, ये हमें पता है ये वाली बात, ठीक है। और आप देखोगे कि मान के चलते हैं जो कोई भारतीय है, जब हम 26 जनवरी 1950 का अगर कोई व्यक्ति है ना, और वो इस दौरान, यानी कि जब आज़ादी वाला हमें आज़ादी का समय चल रहा है ना, पार्टीशन का समय चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रहा है, संविधान को बनाया जा रहा है इस समय सब, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा। तो उस समय मान के चलते हैं ये व्यक्ति विदेश में ट्रैवल कर रहा था, यानी कि विदेश में था। अब विदेश में था, यानी कि ये एज अ रेजिडेंस कह सकते हैं हम लोग, ऑर्डिनरी रेजिडेंस, साधारण निवासी की तरह ये विदेश में था। बट इसका डोमिसाइल की बात करें अगर हम लोग, बट इसका डोमिसाइल यदि हम देखेंगे, डोमिसाइल यानी कि इसका जो जन्म हुआ है, बर्थ, इसका मान के चलें, है ना, यानी कि ये व्यक्ति, या इसके पेरेंट्स, या इसके ग्रैंड पेरेंट्स, या इसके, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, या ग्रैंड पेरेंट्स की बात अगर मैं करूँ, अगर ये इनका डोमिसाइल, अगर इनका जन्म जो है इंडिया में हुआ है, खास करके अनडिवाइडेड इंडिया, या हम इसको ब्रिटिश इंडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट एज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तरह वो बाहर, भारत के बाहर
घूमने उमने गया हुआ है, ये ऐसा मान करके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको भी सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका जन्म तो अनडिवाइडेड इंडिया में ही हुआ है। इसके पेरेंट्स का जन्म या तो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होगा, या इसके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। तो अब ऐसे में इस बंदे को, इस व्यक्ति को जो सिटीजनशिप मिलेगी वो मिलेगी आर्टिकल 8 के जरिए। बस करना क्या होगा यहाँ पे, आपको करना क्या होगा, इस व्यक्ति को क्या करना होगा जो विदेश में है। देखो विदेश में हमारे जो डिप्लोमेट्स होते हैं, है ना, डिप्लोमेट से आपको संपर्क करना पड़ेगा, या हम इसको बोल सकते हैं रजिस्टर्ड विद डिप्लोमेट्स, ठीक है। रजिस्टर्ड विद डिप्लोमेट्स, हमारे डिप्लोमेट से आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जो डिप्लोमेट्स का मतलब राजदूत, या हम कह सकते हैं किसी विदेश में, यानी कि अगर ये इसको माने कि ये लंदन है ना, इंग्लैंड है, मान के चलते हैं, तो यहाँ पे इंडिया का क्या होगा, यहाँ पे अपना इंडिया का एक राजदूत बैठा होगा, डिप्लोमेट्स बैठा होगा, जाहिर सी बात है ना। जो हमारी इंडिया की एम्बेसी हम कह सकते हैं, हमारी इंडिया की एम्बेसी होगी यहाँ पे, वहाँ पे अपना डिप्लोमेट्स बैठा होगा, इससे जाके आपको संपर्क करना है और ये आपको बाद में रजिस्टर्ड कर देगा, ठीक है। जब ये रजिस्टर्ड कर देगा, इस प्रकार से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। याद रहे ये आर्टिकल जो 8 है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिकल 8 ये फॉर इंडियंस के लिए है, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 8 समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल जाती है। फिलहाल आगे चलेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, आर्टिकल 9। देखो आर्टिकल 9 से याद रखना है आपको, 9 मतलब 9, और 9 में आ रहा है एन, और नो का मतलब भी एन। तो 9 में होता है नो डुअल सिटीजनशिप, ठीक है, नो डुअल सिटीजनशिप। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपको दोहरी नागरिकता का प्रावधान इंडिया में नहीं है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 9 से, ये आर्टिकल 9 में मेंशन है, ठीक है, ख़त्म। आर्टिकल 10, देखो 10 का मतलब है 10, आर्टिकल 10, और 10 में आ रहा है डी, और डी से याद रखना है आपको डीम्ड। ये मैंने क्यों लिखवाया है डीम्ड, देखो डीम्ड का मतलब है, इसको पूरा कर लेते हैं, डीम्ड टू बी अ सिटीजन कंटिन्यू until you are deemed to be a citizen continue until you are not disqualified। देखो इसका मतलब क्या है, समझ लो इधर। इसका मतलब ये है कि जब तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो रहे हो किसी लॉ के द्वारा, तब तक आप इंडिया के सिटीजन कंटिन्यू रहोगे, माने जाओगे। डीम टू बी का मतलब होता है माना जाना, ठीक है। तो जब तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होते तब तक आप इंडिया के सिटीजन बने ही रहोगे, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 10 समझ में आ गया। अब देखो फटाफट से आर्टिकल 11 देख लेते हैं। अब आर्टिकल 11, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम जानते हैं, देखो 26 जनवरी 1950 तक का जो मैटर है, जो भी सिटीजनशिप से संबंधित मामले होंगे, जो इशू होंगे, है ना, किसको देनी चाहिए सिटीजनशिप, किसको नहीं देनी चाहिए, वो सब किसके हाथ में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में है। बस कॉन्स्टिट्यूशन की पावर यहीं तक ख़त्म हो जाती है, तभी तो उसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार इस टॉपिक में हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, उसकी पावर हमें लिमिटेड नज़र आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके आगे का जो चीज़ें हैं, किसको सिटीजनशिप देना है, जिसको नहीं देना है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद की जो चीज़ें हैं,
उसको उसकी जिम्मेदारी किसको सौंपी है, वो सौंपी है पार्लियामेंट को, ठीक है। तब अब पार्लियामेंट को सौंपी तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये बात लिखनी भी तो थी, तो लिखेगा कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये बात लिखेगी आर्टिकल 11 में। तो आर्टिकल 11 कहता है कि देखो आर्टिकल 11 यही कहता है कि जो पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी व्यक्ति को, है ना, उसको नागरिकता दे सकता है ना, उसको अर्जित कर सकता है, अर्जन उसका कर सकता है, या उसकी समाप्ति कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी। तो हम लोग इस बात को लिख लेंगे आर्टिकल 11। तो पार्लियामेंट पावर टू डिटरमाइन, ये निर्धारण करने की पार्लियामेंट की शक्ति होगी। क्या निर्धारण करने की? टू एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, ठीक है। दूसरा डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। कौन सी पावर होगी? नागरिकता को, किसको नागरिकता देनी चाहिए, किसको नागरिकता एक्वायर्ड करनी चाहिए, किसका हमें डिटर्मिनेट कर देना चाहिए, उसको छीन लेना चाहिए। तो ये पावर किसके हाथ में होगी? वो पार्लियामेंट के पास में होगी, ठीक है। इंग्लिश का शब्द थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ हम लिखेंगे टर्मिनेशन, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना आप, मैं थोड़ा सा यहीं पे रिकॉल नहीं कर पा रहा था ये बात। तो टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति, और एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जित करना, ठीक है। तो किसको नागरिकता अर्जित करनी है, किसको नागरिकता की समाप्ति करनी है। दरअसल अर्जित करना और समाप्ति करना, ये ऐसे शब्द जो है हमें एम लक्ष्मीकांत में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये शब्द लिखवा दिए जानबूझ के, ठीक है। वैसे इसका कोई लेना देना नहीं, बस आपको यही याद रखना है कि हाँ, आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी व्यक्ति को, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी व्यक्ति को वो नागरिकता दे सकता है और उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। ये पावर पार्लियामेंट के पास होगी, ठीक है। तो डेट्स इट, इतना हमें याद करना है। ये दो शब्दों को याद ज़रूर रख लेना, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है, बस। तो आई होप हमने इसमें देखो, अब एक बार से पूरी चीज़ों को देख लेते हैं फटाफट से एक बार। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर सिटीजनशिप में हम लोग ने आज देखा आर्टिकल 8, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 और 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम लोग ने पढ़ा, जिसमें आर्टिकल 8 हमने ये देखा था कि ये ऐसे इंडियंस जिनका जन्म तो भारत में हुआ है ना, जिनका जन्म तो वो है भारत, बर्थ जो इनका भारत में ही हुआ है, या उनके पेरेंट्स, माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया का ही ये लोग हैं, क्योंकि ये बात 26 जनवरी 1950 की हो रही थी, ठीक है। और जब हम देखेंगे तो इनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, भाई इस व्यक्ति को तो सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, है ना। हालांकि ये विदेश में है उस समय, ऐसा भारतीय है जो कि विदेश में है, ठीक है, उस समय विदेश में कभी घूमने गया हुआ है ना, बट पैदा ये अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है। तो इसको सिटीजनशिप देने का जो डील करेगा वो आर्टिकल 8 इसको सिटीजनशिप देगा, ठीक है। बस करना क्या होगा कि जहाँ पे वो विदेश में है, कहीं बाहर है, तो बाहर अपना जो भारत का एम्बेसी होगी उसके पास जाने का है इसको, और उस एम्बेसी में जाके जो अपने डिप्लोमेट्स से रजिस्टर कराना है, उसके बाद आपको इसको जो है सिटीजनशिप दे दी जाएगी आर्टिकल 8 के थ्रू, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 9 देखा था। 9 में नो डुअल सिटीजनशिप, यानी कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, ये आर्टिकल 9 ऐसा कहता है। फिर आर्टिकल 10 देखा था। 10 का मतलब आप जब तक भी डिस्क्वालीफाई जब तक नहीं होगे, है ना, किसी भी लॉ के द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो, है ना, तब तक आप भारत के सिटीजन माने जाओगे, है ना।
और आर्टिकल 11 फिर हमने बाद में देखा कि भाई 26 जनवरी 1950 के बाद है ना, किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको छीननी है, किसको देनी है, ये सब का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी कि संसद के पास है। ठीक है, अब हमारा अगला जो टास्क होगा वो होगा, अब हमें जो पार्लियामेंट ने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ तो देखो, यहाँ तक तो आर्टिकल 11 तक तो पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड हो गई है। अब सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर लिमिटेड हो गई है, बट अब जो पावर दे दी गई है वो पार्लियामेंट के पास दे दी गई है। अब पार्लियामेंट ने क्या करा है यहाँ पे देखो, यानी कि संसद, अब संसद यहाँ से पास करेगा, यानी कि अपना एक कानून लेके आएगा जिसको बोला गया सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, किस प्रकार से नागरिकता मिल रही है भारतीयों को, वो हम लोग को पढ़ना होता है। अगला टास्क हमारा ये है। अब देखो, सिटीजनशिप एक्ट 1955, अपनी पिछली वाली वीडियो में शायद मैंने गलती से यहाँ पे 1951 बोल दिया था। ठीक है, 1951 बोल दिया था, वो आप करेक्ट कर लेना यहाँ पे। दरअसल ये पहली बार जब यह कानून आया था पार्लियामेंट के द्वारा, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, इसके बाद कई अमेंडमेंट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पहला है, इसके बाद हमें अमेंडमेंट संशोधन इसमें होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक अब देखो 2025 तक देखें तो लगभग 5 से 6 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक के, है ना, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अब जो सबसे अभी हाल ही का जो अमेंडमेंट था वो हम लोग को पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया था, जब मोदी गवर्नमेंट का सेकंड एरा जब शुरू हुआ था 2019 में। ठीक है, तभी किया गया था। ओके, अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत देखो किस प्रकार से सिटीजनशिप मिलेगी, तो हम इसमें कई चीज़ें हमें पढ़नी होती है आगे, जैसे बाय बर्थ, है ना, बाय डिसेंट और बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। उसके बाद में आप यही सब चीज़ें हैं, है ना, बाय एक्विजिशन, इनके द्वारा अब सिटीजनशिप मिलेगी। बाय बर्थ, बाय डिसेंट को हम लोग देखो जुस सुलाई और जुस सैंगुइन भी कहते हैं। ठीक है, तो लैटिन शब्द हैं वैसे तो ये, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ना होता है इसके बाद हमें। तो आई होप इस वीडियो में हम लोग ने आर्टिकल 8, 9, 10, 11 कवर कर लिया। तो मैं अपना लाइव सेक्शन यहीं पे बंद करता हूँ, और ये पूरा आप लोग पढ़ लेना, उतार लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना, कुछ भी कर लेना, और नोट्स बना रहे हैं साथ में तो नोट्स बनाएं, और अगर नहीं भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, नागरिकता वाला चैप्टर खोल लेना, और नागरिकता वाला चैप्टर खोलने के बाद अगर आप आर्टिकल 8, 9, 10, 11 को देखने की कोशिश करेंगे तो अब आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, ओके।